हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। ये दोनों टर्म्स डब्ल्यू के विमसेट एंड मनरो सी बियर्डसली इन दोनों ने कॉइन की है और यहाँ पे फैलेसी का मीनिंग होता है एरर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है ये हम देखते हैं। फैलेसी का मीनिंग जैसे मैंने अभी भी बताया कि एरर होता है, मीनिंग गलती। तो अफेक्टिव फैलेसी इज द एरर ऑफ जजिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन द रीडर। तो अफेक्टिव फैलेसी का मीनिंग है हम किसी पोएम को जज कर रहे होते हैं, उसे इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो हम जो उस पोएम का इमोशनल इफेक्ट होता है रीडर पे, मतलब जब रीडर कोई पोएम पढ़ता है तो उसका कुछ ना कुछ इमोशनल इफेक्ट रीडर पे होता है, हम उस आधार पे उस पोएम को जज करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज एरर। और इसी को अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। इसको और अच्छी तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझिए एक क्रिटिक है, उसको एक पोएम को जज करना है, तो वो पोएम एक रीडर को दे देगा पढ़ने के लिए और उस रीडर के एक्सप्रेशंस, उस रीडर के ऊपर उस पोएम का क्या इमोशनल इफेक्ट होता है, उसके आधार पर वो क्रिटिक उसको जज करेगा। लेकिन दिस इज एन एरर, दिस इज एन अफेक्टिव फैलेसी। अब क्यों? अकॉर्डिंग टू विमसेट एंड बियर्डसली, वो जो रीडर है उसके जो पोएम पढ़ रहा है उस वक्त पे उसके जो इमोशन है वो पोएम पढ़ते समय, पोएम का इमोशनल इफेक्ट होते समय हिंडरेंस करेंगे और पर्सन टू पर्सन, रीडर टू रीडर, वो जो इमोशनल इफेक्ट्स है वो चेंज होते जाएंगे। सो ऑन जजिंग अ पोएम ऑन दैट इमोशनल इफेक्ट इज एन एरर। तो जो एरर है वो पोएम को जज करने का रीडर के इमोशनल इफेक्ट्स पे, उसे ही अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। The term was introduced by W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley in their essay Affective Fallacy. तो विमसेट एंड बियर्डसली ने अफेक्टिव फैलेसी के नाम से एक एसे लिखा और वहां पे अफेक्टिव फैलेसी ये टर्म इंट्रोड्यूस की। नाउ द आइडिया डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द व्यूज ऑफ आई.ए. रिचर्ड्स, who in his Principles of Literary Criticism argued that the value of poem is measured by psychological response of its reader. So I.A. Richards ने अपने वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वहां पे बताया कि जो पोएम का मेजरमेंट है, जो पोएम को मेजर करना चाहिए, पोएम को जज करना चाहिए, वो जो रीडर की साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक पोएम पढ़ने के बाद जो रीडर पे एक जो रीडर का रिस्पॉन्स होता है उस पे उस पोएम को जज करना चाहिए। ऐसे आई.ए. रिचर्ड्स ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बताया। लेकिन विमसेट और बियर्डसली को ये नहीं पटा और उन्होंने इसके अगेंस्ट अफेक्टिव फैलेसी में लिखा है। तो जो अफेक्टिव फैलेसी है उसके मेजर प्रैक्टिशनर्स विलियम विमसेट का जो वर्बल आइकॉन है और जेन टॉमकिंस रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है। तो इंटेंशनल फैलेसी इज द एरर ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड इवेल्युएटिंग अ लिटरेरी वर्क विथ रेफरेंस टू द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर इन क्रिएटिंग अ वर्क। अफेक्टिव फैलेसी में रीडर इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल फैलेसी में राइटर इंपॉर्टेंट है, ऑथर इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंशनल फैलेसी में क्या होता है, हम किसी पोएम का इवेल्युएट कर रहे हैं, किसी पोएम को जज कर रहे हैं, उसको क्रिटिक कर रहे हैं, तो हम जनरली करते क्या है, ऑथर का बैकग्राउंड पहले देखते हैं, ऑथर का इंटेंशन समझते हैं कि उसने ये पोएम क्यों लिखी है और फिर बाद में उस पोएम का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू विमसेट एंड बियर्डसली दिस इज एन एरर, ये गलती है। तो इसी गलती को इंटेंशनल फैलेसी कहा गया, क्योंकि अब यहां से न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म की स्टार्ट हो रहा था यही से। और विमसेट एंड बियर्डसली ने बताया कि टेक्स्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि हमें जो लिटरेरी वर्क का मीनिंग है उसे इवेल्युएट करना है तो ऑथर की, उसके बैकग्राउंड की, उसके इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं होती।
Again, the term was coined by W.K. Wimsatt and Monroe C. Beardsley in intentional fallacy. ये वर्क में उन्होंने इस इंटरनल फैलेसी को प्रपोज किया, लेकिन वर्बल आइकॉन में अगेन इसको ऐड किया गया बाद में. Intentional fallacy was a precursor of new criticism in that it anticipated the new critical idea of autonomy of the text. जैसा मैंने अभी बताया कि इंटेंशनल फैलेसी न्यू क्रिटिसिज्म का प्रिकर्सर है. मतलब इंटेंशनल फैलेसी से ही ये कह सकते हैं हम कि इंटेंशनल फैलेसी से ही न्यू क्रिटिसिज्म धीरे धीरे डेवलप होते गया. और यहाँ पे इंटेंशनल फैलेसी में विमसेट एंड बियर्सली ने ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया या फिर उसको प्रमोट किया. अब ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट मतलब क्या है? टेक्स्ट ऑटोनोमस है, मतलब अपने आप में ही कंप्लीट है. जो टेक्स्ट में दिया है उतना ही सफिशिएंट है उसका मीनिंग निकालने के लिए. उसका फॉर्म, उसके फीचर्स, उसमें दिए गए फिगर ऑफ स्पीचेस, ये सब सफिशिएंट है उस टेक्स्ट का मीनिंग निकालने में. दैट इज ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट. नाउ Wimsatt and Beardsley argued that an author's intended aims and intentions in writing a literary work that are supplied by reference outside the text are irrelevant to the literary critic in understanding the work. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू Wimsatt and Beardsley जो ऑथर के इंटेंशंस है, ऑथर के एम है, जो वर्क लिख रहा है, जो पोएम लिख रहा है ऑथर, उसके जो एम है वो इरिलेवेंट है. और वो लिटरेरी क्रिटिक करने में हमें जो लिटरेरी क्रिटिक जो वर्क को समझता है उसके लिए जो ऑथर ने किस इंटेंशन से इस वर्क को लिखा गया है वो कोई मैटर नहीं करता. जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हम जब भी किसी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हम ऑथर के इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये वर्क क्यों लिखा, उसकी मेंटल कंडीशन कौन सी थी और उसका बैकग्राउंड कैसा था, पुअर था, उसकी हेल्थ कैसी थी. इस सब को मिलाकर हम उस लिटरेरी वर्क को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू Wimsatt and Beardsley दिस इज इररिलेवेंट. So this is intentional fallacy. I hope कि आपको affective fallacy and intentional fallacy क्या है ये समझ में आ गया होगा. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड.